क्लास 8 SST चैप्टर 3 इन हिस्ट्री, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। ये चैप्टर 3 का पार्ट है। अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको ऐसा लगा कि हमें एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। इफ द इकोनॉमी वाज इट रूइंस, अगर इकोनॉमी आपकी खंडर में चली जाती है, कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम, तो कंपनी की जो रेवेन्यू इनकम है वो बिल्कुल निश्चित रहेगी, फिक्स रहेगी। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव। ज़्यादातर कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ये फील करना स्टार्ट किया कि लैंड जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लैंड पे करने में एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो पार्ट है उसे इम्प्रूव करना चाहिए। हाउ वाज दिस टू बी डन, अब ये कैसे होगा? आफ्टर 2 डिकेड ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे तकरीबन 2 दशकों, 20 सालों तक आर्ग्यूमेंट होने के बाद द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। तो कंपनी ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया। बाय द टर्म ऑफ द सेटलमेंट, इस सेटलमेंट की टर्म से द राजा एंड तालुकेदार वर रिकॉग्नाइज एज जमींदार, तो राजा और जो तालुकेदार थे उन्हें जमींदार के तौर पे रखा गया। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीसेंट एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, उन्हें अपने जो प्रजा थी उनसे रेवेन्यू यानी टैक्सेस कलेक्ट करके और कंपनी को रेवेन्यू के तौर पे देना था। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स परमानेंटली, जो अमाउंट था वो परमानेंट था। दैट इज इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज इवन एवर इन फ्यूचर, जिसे भविष्य में कभी भी नहीं बढ़ाया जाएगा। इट वाज फेल्ट दैट दिस वुड ensure a regular flow of revenue into the company's coffers and at the same time encourage the जमींदार in invest in improving the land। तो इससे क्या हुआ कि जो रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम जो चल रहा था उससे रेगुलर जो इनकम आ रही थी उससे कंपनी को बेनिफिट हुआ, और कंपनी ने ऑफर्स ज़मींदार जो थे, जो राजा थे या जो वहाँ के ज़मींदार और तालुकेदार थे, उन्हें लैंड को इम्प्रूव करने के लिए कहा। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, तो जो रेवेन्यू की डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। द ज़मींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, तो ज़मींदार को भी जब लैंड पे खेती बाड़ी ज़्यादा हो गई तो उसको भी ज़्यादा बेनिफिट होने लगा। अब द प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम क्या थी? द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम, परमानेंट सेटलमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की। कंपनी ऑफिशियल्स soon discovered that the zamindar were in fact not investing in the improvement of land, तो जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उन्होंने ये डिस्कवर किया यानी ये खोजा कि जमींदार जो है वो लैंड की इम्प्रूवमेंट में कोई ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स वाज सो हाई, जो रेवेन्यू फिक्स था वो भी काफ़ी ज़्यादा था यानी हाई था। दैट द जमींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे, तो जमींदार को ये पे करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट था। एनीवन हु फेल्ड टू पे, जो भी इसे पे करने में फेल होता था, द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी, तो जो जमींदार होता था उसे अपनी जमींदारी खो देनी पड़ती थी। न्यूमरस जमींदारीज वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी, और न्यूमरस जमींदारी जो है वो नीलामी के तौर पे कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती थी। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के पहले 10 साल में सिचुएशन चेंज होने लगी। द प्राइस इन द मार्केट रोज, जो प्राइस थे मार्केट में बढ़ने लगे। एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंड, और कल्टीवेशन यानी जो खेती बाड़ी थी वो बढ़ने लगी। दिस मीन एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदार बट नो गेन फॉर द कंपनी, तो ज़मींदार के लिए तो इनकम थी लेकिन कंपनी को कोई खास फायदा नहीं था। सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स परमानेंटली, तो वहाँ कंपनी ने अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने का नहीं सोचा, उसे परमानेंट फिक्स कर दिया। इवन देन द जमींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, और यहाँ तक जमींदारों को भी लैंड को इम्प्रूव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। Some had lost their land in the earlier year of the settlement, कुछ तो इनमें से सेटलमेंट से काफ़ी साल पहले ही अपनी ज़मींदारी खो चुके थे। अदर नाउ सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, और बाकी जो लोग थे वो बिना इन्वेस्टमेंट के और बिना किसी परेशानी के इसमें फ़ायदा देख रहे थे। एज लॉन्ग एज द जमींदार कुड give out the land to
टेनांट्स एंड गेट रेंट। तो जमींदार ने अपना जो लैंड था वो किराए पर देना स्टार्ट कर दिया, रेंट पर। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड, क्योंकि वो लोग जो थे लैंड को इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। ऑन द अदर हैंड, in the village, the cultivator found the system extremely oppressive. The rent he paid to the zamindar was high and his right on the land was insecure. तो ये दूसरे हैंड पे देखा जाए तो गांवों में जो खेती बाड़ी करता था उसको काफ़ी कम पैसा मिलता था, ऑपरेसिव था। द रेंट ही पेड, जो वो रेंट जमींदार को पे करता था वो काफ़ी हाई था, और खेतों में उसका जो अधिकार था वो भी नहीं था। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक ए लोन फ्रॉम द मनी लेंडर, तो उसे रेंट देने के लिए मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता था। एंड व्हेन ही फेल्ड टू पे द रेंट ही वाज एविक्टेड फ्रॉम द लैंड ही हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशंस, तो उसे उस खेत से बेदखल कर दिया जाता था और वो अपना जो अधिकार था उसको खो देता था। ही हैड टू कल्टिवेटेड फॉर जनरेशन, और जो वो उस पर अपनी जनरेशन के लिए कल्टिवेशन करता था वो भी बंद हो गया था।